नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के व्यक्ति के कुंडली का अध्ययन करेंगे। इनके कुंडली में जो भी चीज़ें हैं उसको बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। इनका जो मेन प्रश्न है वो मैरिज लाइफ को लेके है और दूसरा कैरियर को लेके। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहले कुछ बेसिक्स चीज़ पर हम बात कर लेते हैं, इनकी कुंडली में क्या कुछ है। जैसे यहाँ पर 7 लिखा हुआ है लगन में, तो ये तुला लगन की कुंडली है। 7 लिखा हुआ है और इनकी कुंडली में मंगल अस्त का है, गुरु वक्री है। मंगल पर ये एरो वाला साइन है और बृहस्पति पर ये स्टार साइन है। तो ये वक्री अस्त का है। वक्री का अर्थ होता है कोई भी प्लैनेट्स अपने 3 गुना ज़्यादा फल को देता है, और अस्त का अर्थ होता है कोई भी प्लैनेट्स बहुत ही अच्छा फल दायी नहीं होता है सूर्य के कंपैरिजन में, या सूर्य के कंपैरिजन में अस्त का होता है। अगर डिग्री वाइज कमज़ोर है तो डिग्री में बढ़ाने के लिए इसको उपाय करना चाहिए, नहीं तो इसके बहुत सुंदर फल जातक की जिंदगी पर नहीं आएंगे। तो दो चीज़ है। अब हम आगे विचार करते हैं कि इनके ग्रह दृष्टिकोण से चीज़ें बताने से पहले इनकी थोड़ी राशि को हम देख लें। इस कुंडली के हिसाब से कुंभ राशि की कुंडली है, मंगल दोष उच्च क्वालिटी का है, मतलब मंगला है। ये शादी के समय इस बात का ध्यान रखना है कि मंगली लड़की हो तो बेहतर जिंदगी रहेगी। और अगर मैं और आगे विचार कर लूँ तो इनके सूर्य 17 डिग्री पर है, तो सूर्य 100% फलदायी है। अगर कोई भी प्लैनेट्स 10 से 20 डिग्री के बीच का रहता है तो वो 100% फल देता है। चंद्रमा 19 डिग्री पर है, ये भी 100% फलदायी है। मंगल 3 डिग्री पर है, ये 30% फलदायी है। बुध 13 डिग्री पर, ये भी 100% फलदायी है। गुरु 2 डिग्री पर है, ये भी तकरीबन आपका मान के चल लो ये 30% फलदायी है। इसके उपरांत शुक्र इनका 29 डिग्री पर है, ये लगभग आपका 30% फलदायी है। शनि 22 डिग्री पर है, ये 100% फलदायी है। तो ये चीज़ आपने देख रहा है, इनके मैक्सिमम प्लैनेट 100 फलदायी वाले कंडीशंस में जरूर हैं, जो कि बहुत ही अच्छी अवस्था है, बहुत सुंदर अवस्था है इवन। तो अभी मैं प्लैनेटरी कंडीशंस पर विचार करूंगा, फिर इनके मूलभूत प्रश्नों को सुनूंगा और चीज़ों को गहराई पूर्वक बताने का कोशिश करूंगा। तो आइए हम देखते हैं, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझते हैं। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे सूर्य पर। सूर्य इनका द्वादश भाव में बैठा है, 6 लिखा हुआ है, कन्या राशि में है। सूर्य समांतर राशि में 11वें घर का स्वामी होकर 12वें घर में स्थित है। मतलब 11वां घर हो गया आपका सोर्स ऑफ इनकम का हाउस, और वो 12वें घर में है। तो सोर्स ऑफ इनकम तो आता है जिंदगी पर, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम का स्वामी अगर द्वादश भाव में जाकर बैठ जाए तो ये खर्च की स्थिति को भी बढ़ा देता है। जातक के अनाप शनाप पैसे खर्च होते हैं, ये इस बात का परिचय कराता है। तो खर्च पर नियंत्रण करने की आपको आवश्यकता है, नहीं तो खर्चों से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। इसके उपरांत इनके चंद्रमा पर मैं विचार करूंगा। चंद्रमा कहाँ बैठा है उस चीज़ को हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा इनका बैठा है ये 5वें भाव में, 11 लिखा हुआ है। तो ये चंद्रमा की कुंभ राशि में है, समांतर राशि में 10वें घर। कैरियर क्या हाउस का स्वामी होके 5वें घर में बैठना, मतलब जातक का कैरियर जल तत्व से जुड़ा हुआ होता है, आर्ट से जुड़ा हुआ होता है, ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति, इनको प्रश्न था कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेके। तो चंद्रमा 10म भाव का मालिक है, तो 10म भाव इंडिकेट करता है कैरियर को, और वो 5म भाव में बैठ जाए तो आपका चंद्रमा चूंकि विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाता है, ट्रैवल को दर्शाता है, जल तत्व से धन लाभ को दर्शाता है, तो इस प्रकार के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और जिंदगी भर धन की दिक्कत नहीं होगी। और चंद्रमा कहीं ना कहीं संतान सुख के हाउस में बैठा है तो पुत्र प्राप्ति होगी, और पुत्र बड़े पराक्रमी होते हैं ऐसे लोगों के। अभी मैं मंगल पर विचार करूंगा। तो मंगल कहाँ है? द्वादश भाव में, 6 लिखा हुआ है, कन्या राशि में है। तो ये शत्रु राशि का मंगल है, 7वें घर, पत्नी कारक स्थान और दूसरे घर, धन भाव का स्वामी होके द्वादश भाव में बैठ के ये हो गया है अस्त का। तो कहीं ना कहीं 7वें घर का स्वामी अगर द्वादश भाव में अस्त का हो जाए तो विवाह थोड़ा विलंब से कराता है। दूसरा, धन भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठ जाए, अस्त का हो जाए, तो पैसे आगमन में थोड़ी कमी को करता है। चूंकि ये अस्त का हो गया, 3 डिग्री पर है, तो मंगल दोष कैंसिल हो गया। आप मंगला नहीं है, क्योंकि आपका मंगल दोष कैंसिल हो गया है। क्योंकि मंगल में जब पावर ही नहीं है तो मंगल दोष क्या ही बनाएगा वो। और चूंकि 7वें और दूसरे घर का स्वामी है, और ये योग कारक घर का स्वामी है, और ये मारक खराब घर में जाकर बैठ के अस्त का हो गया, तो इसके रिगार्डिंग कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आएंगे। तो एक बहुत खुशी की बात है। मैं बुध पर विचार करूंगा। बुध कहाँ बैठा है? बुध इनका बैठा है, ये देख लो, लगन में 7 लिखा हुआ है, ये तुला राशि में है।
बुध नवमे भाग्य स्थान का स्वामी होकर 12वें घर में बैठा है, बहुत सुंदर अवस्था में है। भाग्य आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है इस अवस्था में, जहाँ पर से आप काफ़ी भाग्यशाली व्यक्ति हैं, इस बात का ये परिचय करा रहा है। चूंकि द्वादश भाव का स्वामी बुध है तो जातक का मन खर्च के प्रति ज़्यादा अग्रसर रहता है, जातक खर्च के प्रति ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, ये इस बात का भी परिचय करा रहा है। तो भाग्य को और बढ़ाने के लिए, बुद्ध के पावर को इंक्रीज करने के लिए, पैसे जिंदगी पर, इसके लिए एक बहुत ज़रूरी आप पन्ना रत्न पहनो। पन्ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी रहेगा, ये आपके ज़िंदगी में ज़िंदगी को अच्छी डायरेक्शन में ले जाएगा, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो पन्ना रत्न से आपका बिजनेस में भी बढ़ोतरी मिलेगी, आपके सुख शांति मिलेगी, आपका भाग्यस्थान का स्वामी इच्छाओं की पूर्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी, बहुत ज़्यादा पैसे जिंदगी पर आएंगे। अगर एक अच्छी क्वालिटी का इमरल्ड आप पहन ले, अच्छे समय में पहन ले, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, गजब का बेनिफिशियल। मैं बृहस्पति पर विचार करता हूँ, बृहस्पति कहाँ बैठा है इस बात पर मैं विचार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। इनका गुरु बैठा है यहाँ सप्तम भाव में, और गुरु के जगह पर लिखा हुआ है 1। तो ये आपका मेष राशि में है, मित्र के घर में, तीसरे छठे घर का स्वामी है, कर्म के हाउस का स्वामी होके, रोग ऋण कर्जा का हाउस का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा है। वैसे भी अगर जुपिटर केंद्र में बैठ जाए, किसी भी हाउस का स्वामी हो, तो ये आपके लिए सुफलदायी ही होता है। तो आप काफ़ी मेहनती हैं, कम कर्म करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं, ये इस बात का परिचय कराता है। शुक्र इनका कहाँ बैठा है ये देख लो आप, शुक्र इनका बैठ गया यहाँ पर से द्वादश भाव में, छठा लिखा हुआ है। शुक्र इनका कन्या राशि में, नीच राशि में, 8वें घर का स्वामी, पहले घर का स्वामी 12वें घर में बैठा है। तो चूंकि ये नीच का है तो एक नेगेटिव आ गया शुक्र में, और चूंकि ये अष्टम भाव का स्वामी, तो अष्टम भाव भी एक नेगेटिव हाउस होता है, तो ये भी माइनस आ गया। तो माइनस माइनस इनके लिए पॉजिटिव का फल देगा, और इनके जिंदगी पर शुक्र के अच्छे फल आएंगे, एकदम अच्छे फल आएंगे। थोड़ी विपरीत परिस्थिति बनेगी, शादी थोड़ी विलंब से होगी, क्योंकि लड़के की कुंडली में शुक्र शादी कराने वाला भी ग्रह होता है, तो कहीं ना कहीं शादी थोड़ी विलंब से हो सकती है। लेकिन इसके लिए आप कोई घरेलू उपाय ही कर सकते हैं, कोई दूसरा उपाय आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव में इसका रत्न आप नहीं पहन सकते हैं। अभी मैं शनि पर विचार करता हूँ, शनि इनके यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, दूसरे घर में बैठा है, वृश्चिक राशि में है, चौथे 5वें घर का स्वामी है, गाड़ी वाहन मकान के घर के सुख का स्वामी और पुत्र कारक स्थान का स्वामी होके डिग्री वाइज थोड़ा सा कमज़ोर है, जो कि 22 डिग्री पर है, लेकिन मन मजबूत ही है, कोई वैसे दिक्कत नहीं है। हाँ, 70% फल आ रहे हैं शनि के, और ये बहुत ही योग कारक ग्रह है, दूसरे घर में बैठा है, तो धन प्राप्ति के योग को ये बता रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा देने के योग को बता रहा है। तो अगर शनि के लिए कोई सार्थक उपाय कर लिया जाए, जैसे नीलम आपके लिए काफ़ी रिकमेंडेड है, तो अगर आप नीलम धारण कर लेते हैं तो आपके लिए यह बिल्कुल भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं रहेगा, और आपके लिए बहुत ज़्यादा सुफलदायी रहेगा। तो नीलम और पन्ना, ये 2 रत्न पहनने के बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ज़िंदगी में अचानक धन प्राप्ति का योग को भी ये बढ़ाएगा। राहु चूंकि छठे भाव में बैठा है, राहु एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव प्लैनेट होता है, और छठे भाव में इसके शुभ फल ही देखने को मिलते हैं। तो राहु कैरियर को देख रहा है, तो जातक थोड़ा सा फ्लक्चुएट रह सकते हैं, थोड़ा खर्चीले प्रवृत्ति के हो सकते हैं, चूंकि ये 12वें घर को भी देख रहा है, और राहु दूसरे घर को देख रहा है। शनि की दृष्टि राहु पर है, या राहु की दृष्टि शनि पर है, तो इस कारणवश राहु का फल भी शनि के द्वारा रहेगा। शनि अगर पॉजिटिव है तो राहु भी आपके लिए पॉजिटिव फलदायी रहेगा। तो राहु आपके लिए बहुत नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। वैसे राहु के फल को विशेषतम आकलन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी यह पॉजिटिव फलदायी रहेगा। केतु द्वादश भाव में है, तो ये भी ठीक है आपके लिए, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर राहु केतु छठे द्वादश भाव में हो तो कहीं ना कहीं ये इसका पोजीशन को अच्छा ही बताता है, इसमें विशेष तकलीफ नहीं होता है। तो अभी मैं आपके समय को देखूंगा कि आपका कौन सा समय कैसा चल रहा है। तो राहु का समय आपका जा चुका है 2004 तक, ये आपका बचपन का आयु होगा तो कुछ पता भी नहीं चला होगा। अभी शनि चल रहा है 2023 तक, ये आपका 2004 के बाद बढ़िया समय मैं मानूंगा। 2004 के बाद आपको ज़िंदगी पर सेटलमेंट भी मिला होगा, ये भी इस बात का परिचय कराता है। और शनि बेहतर तरीके से आपके ज़िंदगी पर चल रहा है 2023 तक। अभी शनि में आपका गुरु चल रहा है, तो विशेषतम तकलीफ को ये नहीं बता रहा है, तो बेहतर समय है, शादी वाला समय है। 2023 तक आपकी 2023 के चौथे महीने तक आपकी शादी हो जाएगी, और जो भी सार्थक उपाय है शादी के लिए मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये बहुत बेहतरीन समय है शादी करने वाला। और शादी के योग 2021 में से चालू हुए हैं आपके, 2021 से, तो 2023 तक शादी करना भी उचित रहेगा, और शादी होना भी चाहिए। क्योंकि गुरु थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी ये आपका शादी करा देगा। गुरु डिस्टर्ब नहीं है, गलत हाउस का मालिक है,
तो थोड़ा विलंब के बाद शादी जरूर करा देगा, आपका समय बेहतर है अभी। शनि के बाद बुध आएगा, और बुध आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है वो मैं आपको बता दूं। बुध आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, 90 घर का स्वामी होकर पहले घर में। जिंदगी जिंगा लाला, 2023 के बाद आपका गोल्डन पीरियड आने वाला है 2040 तक। कोई तकलीफ नहीं, लाइफ के हर एक इच्छाओं की आप पूर्ति करेंगे, जिंदगी पर सुख भोगेंगे और लाइफ में कोई समस्या नहीं होगी। उसके पहले आप बुद्ध का रत्न जरूर पहन ले, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ही सुफलदायी रहेगा। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, शेयर कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।